नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। योगी सरकार की अहम मंत्रिमंडल बैठक खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट और महाकुंभ 2025 की तैयारियों को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। ये बैठक 5 कालिदास मार्ग स्थित सीएम आवास पर हुई, जिसमें सरकार के सभी मंत्री मौजूद रहे। कायम रहे कमल भाई और एक दूसरे से भाईचारा कायम रहे। इसके अलावा कुंभ महाकुंभ का जो पर्व आ रहा है उसमें हम सब अपने अपने विभागों की तैयारियों के साथ जुटे और कुंभ को ऐसा यादगार बनाएं कि पूरी दुनिया में महाकुंभ की चर्चा हो और बहुत बेहतर सुंदर ढंग से व्यवस्थित ढंग से महाकुंभ का आयोजन संपन्न हो। सर, कल सभा का डेलीगेशन जा रहा है संभल। देखिए, हमारी प्रतिबद्धता है। आईडी नीचे करो भाई। अरे तो भाई आईडी क्यों दबा रहा है भाई? अपने ऊपर का हम लोग नीचे। अरे चेहरा नहीं दिख रहा है यार। सर उत्तर प्रदेश आईडी किसकी है यार? ऊपर फटाओ। बोलिए सर। हाँ, शुरू करिए। ये समाचार को थोड़ा साइड करिए ना। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में संपन्न हुई है। जय भाई। प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भूपेन्द्र चौधरी जी, संगठन महामंत्री आदरणीय समाचार को थोड़ा साइड करो यार, लेंस पे है। ये तय हुआ है कि उत्तर प्रदेश के चतुर्मुखी विकास के लिए परियोजनाएं जो लंबित हैं उनको शीघ्र पूरा किया जाए। उत्तर प्रदेश के लाइन आर्डर को और सख्त बनाया जाए। हर राज्यपाल जी को शानदार प्रेजेंटेशन का हो, लोगों को दर्शन करने के लिए स्नान करने जैसा शानदार दर्शन आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सम्मेलन पूर्व में हुआ, इससे भी शानदार तैयारी इस बात की है जाके लोगों को बताना, लोगों को निमंत्रण। सर, आप लोग को निमंत्रण की भी जिम्मेदारी दी गई है? अभी ध्यान आ जाएगी, लेकिन सबको कहा गया है कि सबको कहीं नहीं। सर, समाजवादी पार्टी डेलीगेशन कल संभल पहुंच रहा है, इसको लेकर भी चर्चाएं हुई हैं और खासतौर पर चर्चा नहीं हुई है, पर मुझको लगता है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी के वहाँ जा रहे हैं तो जिस प्रकार से बच्चों ने पत्थर फड़काए, पुलिस को दौड़ाया, पुलिस पर पत्थर फेंके, वहाँ की बैरिकेडिंग तोड़ी, वहाँ पर कानून व्यवस्था को हाथ में लिया, ऐसे सब बिंदु हैं जिनको अखिलेश जी को देखना चाहिए। और किन लोगों ने वहाँ पर गोलीबारी की है तो मुझको लगता है ईमानदारी से वो सर्वे करेंगे, निरीक्षण करेंगे, तो कहीं ना कहीं उन्हीं के समर्थक लोग इसमें नजर आएंगे जिन लोगों ने वहाँ मतलब करने का। एक आखिरी सवाल सर, मिल्कीपुर सीट पर इलेक्शन अभी होना बाकी है, उपचुनाव, उसकी मिल्कीपुर की भी बातचीत हुई, मिल्कीपुर की हम तैयारी कर रहे हैं, पहले से तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी संभावना है कि जल्दी चुनाव हो जाए। तो मुझको लगता है कि अब मिल्कीपुर की बारी है और वो 10 वाली सीट भी हमारी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपनी यूके और जर्मनी की सफल विदेश यात्रा से लौट आए हैं। दिल्ली स्थित मध्य प्रदेश भवन में कार्यकर्ताओं और साथियों ने उनका आत्मीय स्वागत किया है। डॉक्टर यादव ने बताया कि यह यात्रा निवेशकों से सार्थक चर्चा और प्रदेश में निवेश की स्वीकृति के लिए बेहद उपयोगी रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की प्रगति, विकास और उन्नति के लिए वह लगातार प्रयासरत है और इसे देश का नंबर 1 राज्य बनाने का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश को विकास के नए आयाम तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया है। महिला, किसान, गरीब और युवाओं को प्राथमिकता देते हुए समग्र विकास पर जोर दिया जाएगा। दिल्ली में मित्रों ने, सभी कार्यकर्ताओं ने, अपने नेताओं ने सबको अभिनंदन किया, मैं उसका आभार मानता हूँ। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम उनके साथ कदम से कदम मिला के मध्य प्रदेश को भी विकास के नए आयाम तक पहुंचा, ये प्रयास है। खासकर युवाओं, बेरोजगारों, गरीब, महिला, जो चारों आयाम हैं, चारों सेक्टर में हमारी सरकार अच्छे से काम करे और सभी को साथ लेकर के आगे बढ़े, इस संकल्प के साथ हमारी विदेश यात्रा। मध्य प्रदेश खरगोन जिले में एक तेज रफ्तार प्राइवेट बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे 3 महिलाओं और 1 बच्चे सहित 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बस के नीचे दबे लोगों को जेसीबी की मदद से निकाला गया। दुर्घटना में 2 दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए, जिन्हें ग्रामीण और प्रशासन की सहायता से गांव अस्पताल और जिला अस्पताल पहुंचा जा रहा है।
पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के निर्देश पर कोतवाली पुलिस ने पूछापारा सामुदायिक भवन में चलित थाना का आयोजन किया। थाना प्रभारी सुखनंदन पटेल के नेतृत्व में वार्ड वासियों को नशा मुक्ति, साइबर अपराधों से बचाव और समाज में अपराध रोकने के उपाय बताए गए। नशे के दुष्प्रभाव और साइबर सुरक्षा जैसे OTP फ्रॉड व फर्जी कॉल से सतर्क रहने की जानकारी भी दी गई। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए अभिव्यक्ति ऐप का उपयोग करने की सलाह भी दी गई। कार्यक्रम में पुलिस और वार्डवासियों के बीच संवाद बढ़ाने पर जोर दिया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और अधिकारी मौजूद रहे। सर बताएंगे आज यहाँ चलित थाना लगाया गया पूछापारा में, क्या क्या जानकारी दी गई है? पूछापारा में आज थाना कोतवाली स्टाफ के द्वारा यहाँ पर चलित थाना का आयोजन किया जाता है। चलित थाना का मुख्य उद्देश्य होता है लोगों के मन से पुलिस के प्रति डर को दूर करना। उसके साथ साथ जितने प्रकार के भी जो अपराध वर्तमान समय में जो घटित हो रहे हैं उसके बारे में लोगों को जानकारी देना, ताकि वो अपराध करने से दूर रहें। जैसे कि अभी वर्तमान समय में साइबर अपराध बढ़ रहे हैं, यातायात की दुर्घटनाएँ बढ़ रही हैं। उसके अलावा महिला एवं बच्चों से संबंधित जो भी अपराध हैं, समाज में जो नशा वशा के जो भी कारोबार करते हैं उनके बारे में जानकारी दें और जो नशा करते हैं उनको छुड़ाने का प्रयास करें। इस तरह से बहुत सारे जानकारी दिया गया है। साथ ही नए कानून के बारे में भी जो बताया गया है कि पहले जो फोटो वीडियो को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता था, तो अब फोटो वीडियो के माध्यम से भी आप बात जो है हमारी क्षेत्र में अत्यधिक मात्रा में शराब बिक्री का कुछ मामला सामने कई बार आया है, इस पर बताएं। पुलिस तक सूचना आने पर लगातार कार्रवाई होती रहती है। कई बार क्या है, अन्य कामों में व्यस्त होने के कारण या कानून व्यवस्था की ड्यूटी में व्यस्त होने के कारण कुछ कार्रवाइयाँ नहीं हो पाती है। उसी के लिए आज चलित थाना के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया है कि आने वाले समय में अपने मोहल्ले की मॉनिटरिंग खुद करें और जो व्यक्ति इस तरह से शराब बेचने का काम करते हैं उनके मना करने पर या तो बंद कर दें या नहीं बंद कर दें, तो आने वाले समय में उनके ऊपर कड़वा कार्रवाई की जाएगी। परिचय बताएंगे सर, परिचय बताएंगे अपना। आज यहाँ चलित थाना लगाया गया है आपके वार्ड में, क्या क्या समझाइश दी गई पुलिस के द्वारा? सिटी कोतवाली द्वारा चलित थाना द्वारा दिया गया जिससे मोहल्ले वासियों को नया कानून, महिला अपराध और अन्य की जानकारी दी गई। बालिकाओं का अपराध, महिला दारू बेचना, शराब के घूमना, ये सब बहुत सारे जानकारी बताए। क्षेत्र में इससे कुछ फर्क पड़ने वाला है, जिस तरह की अगर शिकायत आती है शराब खोरी और इस चीज़ की, जिस हिसाब से तो पूरा मोहल्ले के महिला लोग आए हैं और समझे हैं, उस हिसाब से फर्क पड़ना चाहिए। खास करके कबाड़ी जो सामने मोहल्ले के ठीक सामने में जो बैठा है कबाड़ी, इसमें मोहल्ले के शादी भर ब्याह में देखने आते हैं, उस समय बोला जाता है कि यह सामने में कबाड़ी है, मोहल्ले में सब कितने लोग हैं लेकिन लोग हटवा नहीं सकते, ये सब वो है। उनके बारे में भी यही साहब को बोले हैं कि इसको हटाओ बोल के। क्या आश्वासन मिला है? ठीक है, कार्रवाई करते हैं वो। और भी कुछ मांगे की गई यहाँ कार्रवाई के संबंध में? बाकी सब एक मेन काम तो वही है कबाड़ी का, जिससे छोटे छोटे बच्चे लोग घर का सामान को चोरी करके वहीं जाकर बेच रहे हैं, या बड़े लोग भी शराब के नशा की लत में सामान को बेच रहे हैं। सामने में है, घर के बगल में, तो सब कार्रवाई हो रहा है। और मेन बात पूछा पा रहे गेटी में है ना, उसमें और परेशानी हो रही है। बच्चे लोग स्कूल जा नहीं रहे, सब ये कबाड़ी में अपने कचरा वचरा मिलने में लगे रहते हैं। आप देखोगे अगर कभी भी दिन में अगर देखो अगर छोटे छोटे बच्चे हैं आपको बोरा वगैरह कबाड़ी करते हुए नजर आएंगे। मेरा नाम सुरेश कुमार जाटवा लेक्चरर, और आज जो हमारे यहाँ सिटी कोतवाली की जो नौ पहल का शब्द है, इनके द्वारा जो यहाँ पर चलित थाना का आयोजन किया गया था, निश्चित रूप से सराहनीय था। और हमारे थाना प्रभारी बरेट सर जी द्वारा विस्तार से साइबर क्राइम के बारे में, महिला लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित घटनाओं के बारे में, नशा मुक्ति के बारे में, ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर के बहुत छोटी छोटी बारीक चीज़ों पर उन्होंने प्रकाश डाला और निश्चित रूप से मोहल्ले के और हम सब लोगों को
उनका जो मार्गदर्शन है वो अच्छा लगा, और उनका जो सहयोगात्मक रवैया है उसको देख करके मुझे ये लगता है कि निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र में जो बढ़ रहे अपराध है उस पर अंकुश लगेगा, और हमारे मोहल्ले के लोगों के साथ जो उनका सहयोगात्मक व्यवहार रहा है वो काफ़ी सराहनीय है। हमारे बीच में निर्मलकर मैडम भी महिलाओं से और बच्चों से जुड़ी हुई चीज़ों पर प्रकाश डाला, उन्होंने भी गंभीरता से बताया इन अपराधों के बारे में। और वास्तव में यह जो क्षेत्र है, जैसे कि भैया ने बताया कि यह क्षेत्र सबसे ज़्यादा कबाड़ियों की वजह से ये क्षेत्र अपराध का गढ़ बनते जा रहा है। निश्चित रूप से इस पर लगाम लगनी चाहिए। लखनऊ प्रेस क्लब में सभी दलों के पूर्व विधायकों और विधान परिषद सदस्यों की एक बड़ी बैठक आयोजित हुई। बैठक में 7 प्रमुख प्रस्ताव पारित किए गए, जिनमें पेंशन बढ़ाने, टोल टैक्स माफ़ी, यात्रा भत्ता बढ़ाने और पूर्व विधायकों की समस्याओं के समाधान के लिए विशेष सेल बनाने की मांग शामिल है। सिराज मेहदी पूर्व एमएलसी ने कहा कि पूर्व विधायकों की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष से मिलने की योजना है। उनका कहना है कि पूर्व विधायकों को भी वर्तमान विधायकों के समान सम्मान और सुविधाएं मिलनी चाहिए। सत्यदेव त्रिपाठी, जो कि है पूर्व मंत्री, उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में पूर्व विधायकों का सम्मान भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना वर्तमान विधायकों का। बैठक में सर्वसम्मति से तय किया गया कि अगली बैठक 2 महीने बाद आयोजित की जाएगी। सदस्य विधानसभा, सदस्य विधान परिषद काफ़ी बड़ी मात्रा में आए। आज शादियों का बहुत ज़बरदस्त रेला है, लेकिन अपनी समस्याओं और अपनी बातों को रखने के लिए सब लोग आपके बीच में आए। मैं आपसे 2 ही बातें कह देना चाहता हूँ कि लोकतंत्र में जहाँ वर्तमान का सम्मान है, वहाँ भूतपूर्व का भी सम्मान उतना ही हर जगह होता है। आप ब्रिटेन की पार्लियामेंट में एटली और दूसरे लोगों के बीच जो संवाद हुआ, उसमें उन्होंने कहा कि भूतपूर्व कोई भी हो सकता है, मैं भी हो सकता हूँ। एटली प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा मैं भी भूतपूर्व हो सकता हूँ। तो भूतपूर्व भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितने वर्तमान हैं। ऐसी स्थिति में अगली बार हम लोग जनवरी में सबकी राय लेकर दूसरी तारीख तय करेंगे और मुख्यमंत्री जी तथा विधानसभा अध्यक्ष श्री सतीश महाना साहब से समय लेंगे और बड़ी तादाद में जाके उनको लोकतंत्र में हम सबों की हिस्सेदारी भी कबूल करें, उसे स्वीकार करें और उसके अनुरूप हम लोगों को सम्मान मिले। धन्यवाद। नहीं, पूर्व विधायकों की एक गाइडलाइन मैंने अभी आपको बताया कि एक गाइडलाइन जारी हुई थी स्पीकर साहब की तरफ से कि हमने मौजूदा विधायकों के लिए काफ़ी सुविधाएं कराई हैं। एक शिकायत आती थी कि विधायकों को कोई सुनता नहीं है, तो हम लोग स्पीकर साहब से मिले थे भूतपूर्व विधायक। उनका एक आप प्रस्ताव पास कीजिए, एक अपने संगठन बनाइए, फिर हमको प्रस्ताव दीजिए, आपकी मांग पूरी करेंगे। तो आज हम लोगों ने एक एजेंडा बनाया है जो हमारी वहाँ पर अभी आपको दे देंगे क्या क्या एजेंडा है। हम लोग उसे मुख्यमंत्री से टाइम लेंगे, स्पीकर साहब से टाइम लेंगे, उनसे मिलेंगे और हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे कि भूतपूर्व विधायकों को भी सम्मान मिलना चाहिए, इज्जत मिलनी चाहिए। अगर मौजूदा विधायकों को जो मिल रहा है उतना न मिले तो उसका आधा हम लोग को मिले। तो जो चीज़ें हमने अपने एजेंडे में रखा भी आपको दे रहे हैं हम देने के लिए, और उस पर हम लोग अब अगली मीटिंग हमारी 2 महीने बाद होगी। आज हम लोगों ने करीब 100 लोगों को बुलाया था, 100 पूर्व विधायकों को। हमें उम्मीद है कि 30 से 35 लोग आए हैं, क्योंकि लगन का समय था, इसलिए बहुत लोगों ने माफ़ी मांगी है। 1 दर्जन लोगों ने लिख के भेजा है कि हम नहीं आ पाए, लेकिन हम सहमति हैं, हमारी सहमति है, उन लिख करके भेजा है। तो एक अच्छी शुरुआत हम लोगों ने किया है और हमें लगता है ये शुरुआत कामयाब होगी। और जो भूतपूर्व विधायक हैं उनकी भी उतनी योग्यता है जितनी वर्तमान की है, क्योंकि हमारे पास समाज के लोग आते हैं, अपना काम लेकर के आते हैं, हम भी समाज में करते हैं। तो और जो वर्तमान है, एक मिनट, जो वर्तमान है वो भी कल भूतपूर्व होंगे। एक बार बसंत साठे जी ने कहा था दिल्ली में कि एक्स इज द परमानेंट, प्रेजेंट टेम्पोररी। तो उन्होंने कहा था कि जो एक्स है वही परमानेंट है और मौजूदा जो टेम्पोररी है। इस बात को रख करके हम लोग जाएंगे। हमें उम्मीद है जो शासन भूल गया है हम लोग को, वो हम याद दिलाएंगे तो हमको भी इज्जत मिलेगी, सम्मान मिलेगा। विधायक बैठेगा
अगर सफ़ेद तौलिया डीएम की कुर्सी पर है तो विधायकों की कुर्सी भी होगा। फार्म छपाकर स्पीकर ने ये गाइडलाइन कराई है। मैंने सचिव जी बात किया, सबसे बात किया जो यहाँ बना गए थे स्पीकर साहब से मैंने फ़ोन किया, उनका कानपुर में हूँ, मंडे को आऊँगा, उनका मंडे टाइम दे दीजिए, कहीं बहुत बिजी हूँ, क्योंकि उसी दिन नई कमेटियों की वो मीटिंग जो नई कमेटी बनेगी अपना साहब उससे ज़्यादा हम लोग का भी है कि जब तो हम लोग खुद बुझाए हैं। मैं उनका शुक्रिया अदा करूँ कि एक बार उन्होंने टाइम दिया, तो जो यहाँ लोकल विधायक हमको मिले, हमको फ़ोन करना कोशिश किया, 7 लोग हम लोग वहाँ गए, बड़ा सम्मान उन्होंने दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। सम्मान के सदस्य किया उन्होंने, प्रिंसिपल सेक्रेटरी बुलाया दुबे जी फौरन, प्रदीप दुबे जी को, और कहा बस्तर जिले में 266 सीएससी शिक्षकों ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के बाहर अपनी रोकी गई वेतन की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। शिक्षकों की वेतन राशि आधार आईडी पंजीकरण की कमी के कारण रोकी गई थी, जिसकी उन्हें कोई पूर्व जानकारी नहीं दी गई। अचानक वेतन रुकने से नाराज शिक्षकों ने विरोध प्रदर्शन किया और हड़ताल की चेतावनी दी। जिला शिक्षा अधिकारी से मुलाकात के बाद शिक्षकों ने अपनी समस्याएं रखी, जिसके बाद उन्हें आश्वासन दिया गया कि उनकी वेतन जल्द जारी की जाएगी। सीएससी संगठन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सीएससी संगठन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सीएससी संगठन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। यहाँ पे बस्तर जिले में हम लोग 266 सीएससी कार्यरत हैं। एक अपार आईडी का कार्यक्रम चालू हुआ है जो राज्य केंद्र स्तर का कार्यक्रम है, जिसके संबंध में 4 दिन पहले ही हमको जानकारी दी गई, लेकिन इसका न किसी प्रकार का प्रशिक्षण दिया गया, न किसी प्रकार का हमको जानकारी बताया गया। और तत्काल कल हमारे परसों हमारे खिलाफ आदेश जारी हो गया कि इनका सारे को वेतन रोक दिया जाए। तो हम 266 सीएससी से प्रभावित हो गए थे। तो तत्काल हम लोगों ने आज प्लान किया कि आके डीओ साहब से मिलते हैं और हड़ताल पे चले जाते हैं। तो अभी डीओ साहब से बात हुआ, उन्होंने बोला हाँ गलती तो हुई है, चलिए कोई बात नहीं, मैं वेतन आहरण करने का आदेश जारी कर दे रहा हूँ और आप लोग काम पे जाइए। तो हम यहाँ पे धन्यवाद ज्ञापित करके धन्यवाद कर रहे हैं। इसमें विकासखंड शिक्षा अधिकारी और विकासखंड स्रोत समन्वयक तो उनका वेतन आहरण आदेश यथावत रहेगा और संकुल समन्वयक, क्योंकि प्राथमिक लेवल का देर से अपार आईडी का कार्य हेतु निर्देशित किया गया था, इसीलिए इनको विशेष रूप से कल से प्रशिक्षण आयोजित हुआ और इन लोग कार्य को गति देंगे और इनके वेतन आहरण की स्वीकृति प्रदान की गई। परसों आदेश हुआ था कि सभी संकुल समन्वयकों का वेतन रोका जाए अपार आईडी के संबंध में, जबकि अपार आईडी के विषय में हम लोगों को कोई प्रशिक्षण भी नहीं दिया गया था और पूरे बस्तर जिले में 266 सीएससी कार्यरत हैं। अचानक ये आदेश देखकर सब शॉक हो गए और कल रात को ही योजना बनाई कि आज से हम लोग हड़ताल में जाएंगे। तो अभी हमारे संवेदनशील डीओ साहब से हमारी चर्चा हुई, उन्होंने कहा कि मैं आदेश को तत्काल वापस लेता हूं और आप लोग सब कार्य कीजिए, आप लोगों का कार्य बहुत सराहनीय है, थोड़ी सी त्रुटियां हो जाती हैं और आप लोग काम में जाइए और हम आप लोग के साथ। छत्तीसगढ़ में 14 नवंबर से धान खरीदी शुरू हो चुकी है, लेकिन बस्तर जिले के कुछ रिमोट इलाकों में यह प्रक्रिया अब तक शुरू नहीं हो पाई है। बस्तर कलेक्टर ने बताया कि जिले में 79 धान खरीदी केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से कुछ अंदरूनी क्षेत्रों में खरीदी आज या कल से शुरू हो जाएंगी। अवैध धान की बिक्री रोकने के लिए 7 विभागों के अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। उड़ीसा से लगे सभी मार्गों पर विशेष टीम तैनात की गई है ताकि बाहरी धान जिले के खरीदी केंद्रों में न बेचा जा सके। 79 केंद्र है, इसमें कुछ अंदरूनी रिमोट एरियाज़ का केंद्र में अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ है, कुछ जगह में आज चालू हो रहा है, कुछ जगह में क्योंकि अभी 1 सप्ताह पहले टोकन काटने का रहता है, उसी बेसिस में कुछ परसों चालू हो रहा है। इस सप्ताह एंड तक मैक्सिमम सभी केंद्र में चालू हो जाएगा। कुछ टारगेट है सर इस बार कितना है बस्तर में? नहीं, टारगेट वैसे नहीं रहता है, मतलब जो भी किसान को बेचने के लिए लोकली उनका जो भी उपज है उसको तो बेच सकते हैं। बाहर का दान का रोकने के लिए हमारा निगरानी जारी है, सो दैट दान पकड़ने का होगा या कोचिया लोगों के माध्यम से अवैध दान को लेके आने का होगा या दूसरा अपना दान को
एक दूसरे नंबरी ज़मीन में बेचने के लिए कोशिश करे होगा, उसको तो हम सतत निगरानी कर रहे हैं। और बीच में तो हमने बहुत सारा कचरा उसको भी रीवेरीफाई किए थे। अभी भी 15 समिति के अंदर हमने आइडेंटिफाई किए थे पिछले साल बहुत ज़्यादा क्या खरीदी हुआ टाइप, उसमें भी हम एक्स्ट्रा वेरिफिकेशंस भी करवा रहे हैं, सो दैट हमारा कोशिश ये रहेगा कि जो भी एज़ पर गवर्नमेंट पॉलिसी छत्तीसगढ़ में जो भी किसान का दान है उसको लेंगे और बाहर का दान को और कोचिया का दान को रोक सकते हैं। और जितना निर्धारित खरीदने के लिए शासन द्वारा निर्देश दिया गया उसको भी पालन किया जाएगा। सरकंडा पुलिस ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म कर दुबई भागने की कोशिश कर रहे आरोपी को मुंबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी उड़ीसा निवासी रंजीता कुमार ने 2022 में मोपका के एक होटल में युवती के साथ दुष्कर्म किया था। पीड़िता ने 9 नवंबर 2024 को मोपका चौकी में शिकायत दर्ज कराई थी। आरोपी ने दुबई भागने की योजना बनाई थी और 28 नवंबर को दुबई जाने की तैयारी कर रहा था। पुलिस ने विशाखापट्टनम से मुंबई तक आरोपी का पीछा किया और उसे एयरपोर्ट पर पकड़कर बिलासपुर लाया गया। जी सर, बताएंगे मामला है 376 का क्या पूरा मामला? पुलिस सहायता केंद्र मोपका है, थाना सरकंडा अंतर्गत। वहाँ एक दुष्कर्म का एक केस दर्ज हुआ था, धारा 376(2) का, जिसमें आरोपी रंजीता कुमार गौड़ा था, जिसने एक होटल में ले जाके पीड़िता के साथ ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया था। उसमें हमको सूचना मिली कि एफआईआर के बाद हम पतासाजी कर रहे थे आरोपी का। तत्पश्चात हमको सूचना मिली कि आरोपी जो है दुबई भागने की फिराक में है। सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया और तत्काल उनके मार्गदर्शन में एक टीम, जिसमें उप निरीक्षक राम नरेश यादव पुलिस सहायता केंद्र प्रभारी हैं मोपका के, और एक आरक्षक दीपक को हमने मुंबई एयरपोर्ट भेजा, जहां से रंजीता कुमार गौड़ा जो आरोपी था उसको एयरपोर्ट के सामने से हमने गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर भेजा है। अभी के लिए इतना ही, और खबरों के लिए आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।